यस। नमस्कार, मैं लालजू प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। और मैं आपको बता दूं कि हम कई दिनों से कई क्लास ले चुके हैं। बट आज का जो हमारी क्लास है ना, इस क्लास में हम बात करेंगे केवल अभ्यास पर। आपको मालूम है कि इससे पहले 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें मैंने बताया है लेखक का परिचय कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है जो अभी अभी पहली बार जो क्लास देखेंगे। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासें कर चुके हैं, जिसमें से पहला जो हमारा चैप्टर है बातचीत, उसको कंप्लीट कर लिया हमने। लेकिन उससे पहले भी कुछ इम्पोर्टेंट क्लास जो है भूमिका के रूप में किया है, उसको भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बट हम जो अभी दूसरा चैप्टर कर रहे हैं, और इसमें से आपको मैं बता दूं कि 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं, जिसमें पहला क्या किया है भाई। तो पहला किया है हमने लेखक परिचय, ठीक है। दूसरा किया है उसमें सारांश। बट सारांश जो है ना, थोड़ा बहुत किया था उसमें, और इसमें हमने एक नोट्स के रूप में किया था। जैसे कि मान लीजिए कि आपको मन नहीं किया कि मैं इतना लंबा क्लास नहीं देखने वाला हूँ, तो आप जो है ना, इसका जो पहली क्लास है ना वो ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी जो क्लास किया है हमने, उसमें सारांश और ये पंक्तियाँ, इसको लेकर एक क्लास तो ये हो गया, एक क्लास ये हो गया। तो 2 क्लास कर चुके हैं, ठीक है। बट आज जो हम क्लास करेंगे ना, उसमें केवल बात करेंगे हम अभ्यास पर। और इस अभ्यास को करने का मकसद क्या है। देखिए, आंसर तो आपके पास भी है, आप जानते ही हैं, ठीक है। बट क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया तो बहुत सारे किताबों और नेट पर भी जो भी आंसर बताया गया, वो एक संतुष्ट करने वाला आंसर नहीं मिला। तो इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में और कुछ चीज़ों को कॉपी करके मिक्स करके कुछ चीज़ों को उसको फिर से न्यू किया है, ठीक है। तो इस कारण से आपको ये क्लास बेहद ज़रूरी हो जाता है। दूसरा, इस क्लास को इसलिए आप देखिए क्योंकि देखिए, आपके परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न एक आता है लघु उत्तरीय, और एक आता है पंक्ति दे देता है 4 नंबर का, जिसका सप्रसंग व्याख्या करता है। तो यानी यहाँ से 6 नंबर का, इस क्लास से आज से 6 नंबर आपका पक्का होने वाला। फिर देखते हैं, जैसे दूसरा एक प्रश्न बना दिया, ठीक है। और एक अगर 4 का नहीं देता है तो एक 5 का देगा प्रश्न, तो ये 7 नंबर का यहाँ से बनेगा आपका प्रश्न। या तो 6 नंबर का बने या 7 नंबर का बने, कोई बने। अगर कुछ भी नहीं बनता है तो एक सवाल, देखिए, एक सवाल या तो 5 का बनेगा या एक सवाल 4 का बनेगा, या इन दोनों में से अगर नहीं बनता तो एक सवाल 2 का बनेगा। कुल मिलाकर आपको यही कहना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि ये जो है ना कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके पूरे पाठ में, ठीक है। बहुत सारी जो भी कहानियाँ हैं, निबंध हैं, उन सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई कहानी है तो यही है, उसने कहा था। और ये केवल आप ही को नहीं पढ़ना है, जो सबसे उच्च क्लास के अध्ययन कर रहे हैं ना, जो नेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, नेट जेआरएफ करते देते हैं, ठीक है, उनको भी इस कहानी को पढ़ना है। तो ये कहानी कोई मामूली कहानी नहीं है। खैर, ये तो हो गई विशेष बातें। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और इसमें जानते हैं हम अभ्यास, उसका उत्तर क्या है सटीक, और अपनी लैंग्वेज में आपको कैसे याद रखना है। वो याद नहीं करना, आप केवल इस क्लास को सुन लीजिए, आपको खुद याद हो जाएगा। और हाँ, जो अगला क्लास हम लोग करेंगे ना, नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, उसमें PYQ और MCQ करेंगे। यानी जो पिछले वर्षों में जितने भी प्रश्न बने हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, उन सारे को देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपके अभ्यास में, मालूम है आपको, ठीक है। पहला प्रश्न है, आप मालूम ही आपको, कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। 2 चीज़ में पूछा, एक तो कितने भाग में बटी है, दूसरा कितने भागों में युद्ध का वर्णन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अगर क्लास पहले किए होंगे हमारी, तो उसमें आपको मालूम है कि ये कहानी कितने भागों में है, 5 भागों में बटी हुई है, ठीक है। और इससे पूरी कहानी में, ठीक है, 3 ऐसा भाग है, भाग या खंड याद रखना है। ये कई बार पूछ दे, भाग की जगह खंड पूछ दे तो घबराना नहीं है। तो युद्ध का वर्णन कितना है, मात्र 3 ही खंड में है 5 खंडों में विभक्त है। और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 2, 3 और 4 जो खंड है ना, इसमें युद्ध का वर्णन है। क्लियर। और प्रथम और पंचम में क्या है, प्रेम का वर्णन है। अच्छा, इसका जवाब आप कैसे करेंगे भाई, ये तो हो गया। देखिए, ये सवाल जब भी बनेगा, देखिए कितना का बनेगा, 1 नंबर का बनेगा, ठीक है।
1 नंबर में क्या बनेगा, सीधे पूछेगा, बताइए कि उसने कहा था कहानी में कितने उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है या कितने खंड में है। तो 1 नंबर के ये प्रश्न ऐसे ही बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। ठीक है। अगर 2 नंबर का बनता है तो 2 नंबर में आपको इस तरीके से विस्तृत करके लिखना है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर के प्रश्न में 20 से 30 शब्दों में आपको जवाब देना होता है। तो जवाब भाई कैसे दीजिएगा, इस तरीके से दीजिए। लिखिएगा कि उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। ठीक है। जिसमें द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में युद्ध का वर्णन है। ठीक है। और ज़्यादा एक लाइन बढ़ाना है तो लिख दिया प्रथम और पंचम में क्या है, और प्रेम का वर्णन है। बस इतना ही देना है जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर, ये कहानी का पात्र है। ठीक है, पात्र के बारे में है। ऐसे ये प्रश्न आने वाला नहीं है, बट आए तो जब भी आएगा तो 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर से ज़्यादा में आने का संभावना ही नहीं है। तो 2 नंबर में भी आएगा तो देखिए कैसे, 2 नंबर में तो 20 से 30 में लिखना है भाई, तो ये तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये भी उम्मीद रखिए कि 9 के बराबर में सवाल पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो देखिए कैसे, आप तो कुछ लिख ही दीजिएगा। कैसे लिखिएगा भाई, देखिए पहला जो उसमें पात्र है सूबेदार हजारा सिंह है। ठीक है। और सूबेदार हजारा सिंह क्या है भाई, तो सेना का सूबेदार है, पहला नंबर। बोधा सिंह का पति है। ठीक है। और सूबेदारिन का बोधा सिंह का पिता है, सूबेदारिन का पति है। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं आपको और चीज़ ब्रीफ करता हूँ। ये मैंने क्यों लिखा है, ये आपको लिखा है क्यों, एक ब्रीफ हो जाए कि ये इनका क्या विशेषता है, इस कहानी में इनका रोल क्या है। ठीक है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके कारण, चूँकि इस घटना से जो है ना, इन चीज़ों से आपको क्या होगा, ये पात्र याद हो जाएंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम में पूछे तो ये सब इतना नहीं लिखना है आपको, सीधे लिखना है, पात्रों की सूची बनाना है ना आपको। तो लिखना है सूबेदार हजारा सिंह, सीधे लिख देना है सूबेदार, सेना का सूबेदार। सूबेदारिन लिख देना है, सूबेदार की पत्नी। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बट ये मैंने क्लियर कर दिया है कि भाई ये क्या है, बोधा सिंह की माँ भी है, लहना सिंह की प्रेमिका भी है। मैंने कुछ ज़्यादा थॉट दिया है आपको। परीक्षा में इतना नहीं लिखना है, लिखना है तो बस सिंगल सिंगल लिखना है भाई, नहीं तो बहुत टाइम खा जाए आपका। ठीक है। तो दूसरा देख लिया, पात्र सूबेदारिन है। ठीक है, सूबेदारिन क्या है, सूबेदार की पत्नी है, बोधा सिंह की माँ है। लहना सिंह की यही प्रेमिका है जो इससे बचपन में प्रेम हुआ था लहना सिंह को। देखिए बोधा सिंह क्या है, सिपाही है एक तो। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह यानी इसका बेटा है, और सूबेदारिन का ये भी बेटा है। ठीक है, तो ये हो गया, यानी एक परिवार से ये तीनों हैं। ठीक है। नेक्स्ट पात्र है लहना सिंह। लहना सिंह सूबेदारिन का प्रेमी है, और सेना में क्या, ये नंबर 17 राइफल्स में जमादार है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। समझ गए? गर्मी पसीना इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि पंखा बंद किया हूँ मैं, और लाइट जलाएं तो गर्मी लग रही है। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पात्र है कीरत सिंह। कहानी जब पढ़ेंगे ना तो कीरत सिंह का जो इसमें रोल है ना, एक तरह से देखा जाए तो लहना सिंह के बाद कीरत सिंह का भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है, क्योंकि अंततः वजीरा सिंह ही लहना सिंह के साथ रहता है, और काफ़ी इमोशनल सीन बनता है वजीरा सिंह के साथ भी। ये भी कमाल का है पात्र। ठीक है, जो क्या है, ये सेना का सिपाही है, विदूषक है। ऐसे तो मेंशन किया है विदूषक, ठीक है, आपको याद रखना है विदूषक, बट सिपाही भी दे दे तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है। और लहना सिंह क्या है, सैनिक मित्र है। ये लिखना ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीधे लिखिएगा कि वजीरा सिंह डैश देकर सेना का सिपाही या विदूषक। ये 1 नंबर का प्रश्न बन चुका है यहाँ से। ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हैं, समझिए कि ये सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, कल की क्लास में हम देखेंगे, यहीं से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षा में बन चुके हैं, है ना। अब आता है कीरत सिंह पात्र आता है। हालांकि ये पात्र में कोई संवाद नहीं है, बट देखिए सेना का क्या, ये लहना सिंह का भाई है। ठीक है, भैया नहीं भाई करिए। ठीक है, ये लहना सिंह का भाई है, और केवल नाम आया है कहानी में, है ना। लास्ट में इसी से कहानी ख़त्म भी होती है। बहुत इमोशनल सीन है, और क्लास जाकर पिछली क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पात्र है वजीरा सिंह। मैंने बोला ना सेना का सिपाही विदूषक। अच्छा, अब जो पात्र है लेफ्टिनेंट साहब। ठीक है, सेना का क्या है, ये कैप्टन है, और केवल नाम आया है, और इन्हीं के भेष में क्या बनकर आता है, एक जर्मन सिपाही बनकर आता है, झूठा लेफ्टिनेंट साहब बनकर आता है। वही देखिए, एक जर्मन सिपाही जो आता है जिसको लहना सिंह गोली से मार के गिराता है। ठीक है, तो ये क्या बनकर आता है, नकली लेफ्टिनेंट साहब बनकर आता है। अगला पात्र है अतर सिंह।
ठीक है। अतर सिंह क्या कौन है भाई? सूबेदारिन का मामा। ये केवल नाम आया है, इन लोगों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, केवल नाम आया है तो इसलिए मेंशन कर दिया गया है। बट अगर 2 नंबर का है ना, तो अगर ये सब नाम भी नहीं याद रहे, बट आपको 5 नाम केवल याद जरूर रहना चाहिए। सूबेदार, सूबेदारिन, बोधा, लहना और वजीरा सिंह। ये जो है ना 5 जरूर याद रहना चाहिए, और इतना भी लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा। और देखिए 2 पात्र ऐसे हैं, आपका उद्यमी और महासिंह सिपाही हैं, जो एक ही जगह मात्र इनका मेंशन हुआ है, और तो इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आप क्या करिएगा ना, जो जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, उसी को केवल नोट बनाइएगा, अपने कॉपी पर ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि कई बार आपके पास नेट डाटा नहीं रहेगा, ठीक है, तो आपके पास अगर लिखा हुआ रहेगा ना, तो केवल पलट कर देख लेंगे ना, तो आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। और फिर हम कोशिश रहेगी कि नवंबर तक पूरी तरीके से सिलेबस को ख़त्म कर दें, फिर रिवीजन करेंगे और रेगुलर लाइव क्लास लेंगे। अभी तो रिकॉर्डेड क्लास है। आज गया था मैं आरा शहर में, कुछ दोस्तों से मिला, भाइयों को मैंने अपना इस चैनल के बारे में बताया, दिया भी है स्लिप, ठीक है। अगर आप उनमें से भी हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज मैंने मिला था आपसे, है ना। और धीरे धीरे कोशिश करेंगे, अभी हमारा नया चैनल है, परिवार नया है, आप अभी नए हमसे जुड़े, हम लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। धीरे धीरे जैसे पुराने होंगे ना तो मज़ा आएगा, और थोड़ा सा आपको लगेगा कि उतना मज़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर धाकड़ लोग बैठे हुए हैं। खैर कोशिश करेंगे कि और अच्छा किया जाए। देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये 2017, 2018, 2021 और 2024 में ये प्रश्न बन चुका है। जब 2024 में बन गया है तो इसको समझ लिए कि आने वाला नहीं है, बट मोटा मोटी देख लेते हैं। लेकिन जो जो प्रश्न बनने वाला है मैं उसको बताऊंगा कि इसको आपको किसी हाल में याद रखना है, तो याद रखना है, ठीक है। और ये मैंने आंसर कॉपी किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं किया हुआ है, बस मोटा मोटी पढ़ते हैं, कोई ख़ास नहीं है। लैना सिंह, उसने कहा था, कहानी का प्रमुख पात्र है, नायक है तथा एक उदात्त प्रेमी है। कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित विशेषताओं में अगर ये आता है तो ये सवाल जब भी बनेगा तो 5 नंबर का बनेगा, इससे ज़्यादा कम का नहीं बनेगा। लेकिन ये ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, तो बन चुका है तो नहीं आएगा भाई, लेकिन पढ़ना तो चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो इसको, अगर लहना सिंह का परिचय यानी विशेषता, अगर हम इसकी विशेषता जानते हैं तो कई सवाल ऐसे आते हैं कि सीधे घुमाकर इधर उधर से पूछा जाता है, तो ये भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। देखिए पहला तो होता है कि कहानी का ये नायक है, दूसरी इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है, कि ये सच्चा एक प्रेमी भी है। तो थोड़ी बहुत इसमें ब्रीफ देखते हैं क्या है। कहानी का समस्त घटनाक्रम क्या है, लहना सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके कारण ये कहा जा सकता है, ये स्पष्ट है। मैं जो लिखा हूँ वही कॉपी नहीं करना है आपको, मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपको अपने शब्दों में लिखना है, आपको अपना उत्तर बनाना है, तब जाकर आपको मज़ा आएगा। जब भी आप खोलेंगे तो सीधे आपको अपना शब्द याद रहेगा, है ना। आपको ये रहेगा कि ये मेरा आंसर है, कॉपी किया हुआ नहीं है। तो एक चीज़ समझ गए कि कहानी का जो भी घटनाक्रम है क्या है, लहना सिंह के इर्द गिर्द घूमती है, तो इस कारण से क्या होता है कि ये इस कहानी का नायक सिद्ध होता है। बस इतना ही आपको अपने उस शब्दों में लिखना है, और नहीं तो कॉपी करना है तो कर सकते हैं। दूसरा विशेषता इसका है, या परिचय में लिखेंगे कि लहना सिंह क्या है, इसमें स्पेस दे देंगे, लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है। बचपन में एक अनजान लड़की से, अमृतसर के बाज़ार में एक अनजान लड़की से इसे प्रेम हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रेम न मिलने के कारण फिर भी वो लंबे अरसे के बाद भी उस प्रेम को याद रखता है, फिर भी वह अपने हृदय में उसे बसाए रखता है। बस यही एक दूसरा इसकी विशेषता है। तीसरी है जो इसकी विशेषता क्या है, बहादुर और निडर है। लहना सिंह एक बहादुर और निडर व्यक्तित्व का व्यक्ति भी है। क्योंकि यह जब एक तो अपने घर पर बैठा भी नहीं है, युद्ध के मैदान में पहुंचा हुआ है, दूसरा वहां पर बिल्कुल बहादुरी और निडर से युद्ध की भी तैयारी करता है, लड़ता भी है। ये आपको अपने से मेंशन करना है इसमें। चौथा इसका विशेषता जो है, लहना सिंह क्या है, बहादुर होने के साथ साथ काफ़ी चतुर भी है भाई। क्योंकि जब लेफ्टिनेंट साहब के रूप में एक झूठा जर्मन आता है वहाँ पर, तो ये उसको पकड़ लेता है। लहना सिंह शक कर लेता है, अपनी तेज़ तरारी दिमाग से उसको पहचान लेता है कि ये लेफ्टिनेंट साहब नहीं है, बल्कि ये कोई झूठा जर्मन है, और उसको ये मार गिराता है। एक ये चीज़ आपको अपने से लिखना है। देखिए लिखा कुछ और है, मैंने अपने से आपको बता रहा हूँ, आपको यही चीज़ लिखना है, ये काम का आएगा, ठीक है।
और जब जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम ऐसी प्लानिंग करेंगे ना कि आपको एग्ज़ाम देना कैसे है, बस उसी की बात करेंगे। अभी तो फ़िलहाल थोड़ा-सा आप लॉन्ग शॉर्ट टर्म में पढ़िए, ठीक है? उस टाइम पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन हम देंगे एग्ज़ाम में सब तो प्रश्न पूछ ही नहीं देगा। अगर 10 सवाल देखते हैं आज तो 10 सवाल तो पूछेगा नहीं, एक ही पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो कौन पूछेगा, कैसे लिखेंगे, इसकी बात हम करेंगे कुछ दिनों के बाद, आने वाले समय में। देखिए चतुर समझ गए। पांचवा देखते हैं इसमें जो बिंदु है, कहते हैं कि देखिए सहानुभूति या कहें कि दयालुपन भी है। लैला सिंह के चरित्र में सहानुभूति की भी विशेषता है भाई, और दया से वो परिपूर्ण है, भरा हुआ है, ठीक है। क्यों भाई कि जब वह बहुत कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी तो वहाँ पर बोधा सिंह को क्या होता है कि ज्वार यानी बहुत ज़ोरों की बुखार लगी रहती है, फिर भी वो अपना कंबल जर्सी ये ओढ़ने के लिए उसको दे देता है, तो उसके अंदर एक दया की भाव है। एक चीज़ है, फिर नेक्स्ट है वचन पालन। ये वचन का बहुत पक्का व्यक्ति है, क्योंकि जब ये सूबेदारिन अपने प्रेमिका सूबेदारिन से मिला रहता है तो वो इसे भिक्षा मांगती है, वह अपने बेटे और पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। तो लैला सिंह उस बात को मानकर वो युद्ध के मैदान में क्या करता है, यानी उसे सूबेदार और उसका यानी बेटा बोधा सिंह की ये रक्षा करता है। तो ये वादा अपना पूरा करता है और प्राण की बाजी लगा देता है अपने, ठीक है। तो यही बोलता है कि अपने प्राण के भी न्यौछावर करके वो इन लोगों की सहायता करता है, तो वचन को भी पालन करता है। समझ रहे हैं चीज़ों को, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। देखिए अभी तक हमने देख लिया 3 सवाल में से जो पहला दूसरा जो है इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट नहीं है, आ चुका है तो भूल जाना है, बट आपको नोट ज़रूर बनाना है। 4 नंबर ये सवाल इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आएगा भी नहीं, बस मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। संवाद कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। प्रश्न 5 नंबर है कल देखते नहीं। देखिए 5 नंबर है कल देखते नहीं, यह रेशम के काढ़ा हुआ सालू, वह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रक्रिया हुई है, इसके बारे में बताना है आपको। देखिए ये लाइन कब होती है, जब अमृतसर के बाज़ार में कई दिनों के बाद मिलने के बाद लहना सिंह पूछता है कि क्या तुम्हारी कुड़माई हो गई, दोबारा पूछता है तो बोलती है हाँ हो गई। देखते नहीं कल, पूछता है कब, तो कहती है कल। देखते नहीं है रेशम के काढ़ा हुआ सालू, यहाँ पर जो काढ़ा हुआ है ना, यहाँ पर रेशम के फूलों का सालू है, ठीक है। खैर आपको ध्यान जो सवाल आएगा वही उसी को ध्यान देना है। तो यह सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया होती है। जाहिर सी बात है, जब आपको किसी लड़की से प्रेम हो या किसी लड़के से प्रेम हो आपको, तो क्या होता है, जब ये आपको मालूम चलेगी उसकी शादी हो रही है तो आपका दिल टूट ही जाता है, आप निराश हो जाते हैं, आपको कुछ दिन तक सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो यही हाल लहना सिंह के साथ भी होता है। देखिए आंसर, कल देखते नहीं यह रेशम से काटा हुआ सालू, यह सुनते ही लहना का दिल टूट जाता है, अपनी सुध बुद्धि खो बैठता है। घर वापस आते समय एक लड़के को नाली में धकेल देता है। पहला बिंदु, एक लड़के को धकेलता है, ठीक है। एक खोमचे वाले को एक खोमचे वाले के खोमचे बिखेर देता है, दूसरी बात, ठीक है। लड़का को धकेलना, खोमचे वाले को बिखेर देना, खोमचा बिखेर देना। एक कुत्ते को पत्थर मारता है, तीसरी बात इसमें आपको नोट करना है। और एक सब्जी वाले की रेड़ी पर दूध उड़ेल देता है, चौथी बात आपको इसमें मेंशन करना है। और एक वैष्णवी यानी एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा जाता है और तब जाकर कहीं वो अपने घर पहुंचता है। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपको नोट करना है, कुछ ज़्यादा है नहीं। लड़का को धकेलता है, ठीक है, सब्जी वाले का जो है टोकरी जो है बिखेर देता है, ऐसे ही आपको लिखना है। खोमचा बिखेर देता है, दूध पलट देता है। अपने शब्दों में 4 बातों को भी लिखेंगे तो हो जाएगा। ये आपका जब भी प्रश्न बनेगा 2 नंबर का बनेगा। 6 नंबर सवाल देखते हैं, जाड़ा क्या है। मौत है, निमोनिया है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है। ये सवाल जब भी बनेगा आपको 4 नंबर का सवाल बनेगा, ठीक है। 4 नंबर में बनेगा, आशय पूछ रहा है, आशय पूछे, भावार्थ पूछे, भावार्थ, सप्रसंग व्याख्या पूछे, सप्रसंग व्याख्या पूछे, ठीक है, मर्म पूछे। ये सब का आंसर एक ही तरीके से देना होता है, जो हम आगे क्लास में जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इसको कैसे आंसर किया जाता है। देखिए चैप्टर क्यों पढ़ना जरूरत है, देखिए अंदर से पूछा हुआ है, ये जो है अंदर से पूछा हुआ है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है,
इसका स्वयं हल करें। ये सब प्रसंग, ठीक है, यही व्याख्या जो है ना, ये व्याख्या मिस टाइप है, ठीक है, सुधार लेंगे। इसका महत्वपूर्ण सवाल की हम बात करेंगे, ठीक है, कैसे करना है इसको आगे देखेंगे। और ये आप खुद करना है, कैसे करना मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, कुछ टास्क आपके लिए भी रहना चाहिए, है ना। अगर टास्क नहीं रहेगा, आप थोड़ा सा मेहनत खुद से नहीं करिएगा, तो कैसे लगेगा कि आप पढ़ भी रहे हैं अपने से। और अपने से मेहनत और करने का ही मज़ा अलग है मेरे भाई। देखो प्रश्न 7 देखते हैं। कहती है, तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन की ओर संकेत बताना है कि किसकी ओर संकेत है। ये 1 नंबर का प्रश्न जब भी बनेगा 1 नंबर का, ठीक है। बाकी अगर बनता है ज़्यादा तो 2 नंबर का, इससे ज़्यादा कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए उत्तर हुआ, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा सिंह के इस कथन में फ्रांस की मेम की ओर संकेत है, ठीक है, जिसके बगीचे में मखमल जैसी हरी घास है। और ये जो फिरंगी मेम है ना, क्या करती है, फल खिलाती है, दूध देती है। किनको देती है, वजीरा सिंह को देती है और बाकी के जो सिपाही हैं। और ये लोग पैसे देते हैं तो पैसा भी नहीं लेती है। तब वो कहती है तब वो कहती है कि तुम राजा हो और मेरे मुल्क को बचाने आए हो भाई, तो फिर मैं पैसा कैसे ले सकती हूँ। तो आपको इन चीज़ों को, आपको 2 नंबर का अगर प्रश्न आ जाए तो मेंशन करना है। बट 1 नंबर का आया तो बताना है कि फ्रांस की मेम, बस एक ही वर्ड में बताना है भाई। क्लियर, कोई दिक्कत। प्रश्न 8 है, देखिए। लैला सिंह के गांव आया तुर्की मौलवी, क्या कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, उतना ख़ास नहीं है, जब भी आएगा तो 2 नंबर का आएगा, बट ये आने वाला नहीं है, छोड़ देना है। देखिए बहुत सारे प्रश्न हैं, 2 ही प्रश्न पूछेगा, कितना पढ़िएगा, जो पढ़ना है वही ध्यान देना है आपको। आप भी कहेंगे कि क्या, 1 मिनट, और बाकी कमेंट करिएगा कैसा आपको लग रहा है कैसा नहीं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्लास का माहौल ज़रूर बनाइएगा आप, है ना। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही स्पृशनीय, और इस कथन को पुष्टि करना, ये बहुत ही खास नहीं है ये, ठीक है, ये कोई खास नहीं, तो इसको छोड़ देना। बस मैंने मेंशन किया है कि ये भी सवाल आपके है, और यहाँ पर गलत है ये। प्रश्न 10 से यहाँ से इम्पोर्टेंट आपका शुरू होता है, और ये आपको ध्यान रखना है कि 4 नंबर का ये प्रश्न किसी हाल में पूछा जाएगा, और इस बार ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है पूछे जाने का इस प्रश्न को। क्यों? क्योंकि देखिए 2011 में और 2017 में पूछा है, गैप ज़्यादा हो गया है, तो ये उम्मीद बनता है कि 2025 में ये सवाल बने ही बने। अगर ये नहीं बनता है तो 2-3 सवाल और हैं इससे रिलेटेड जो निश्चित तौर से बनेंगे। आपको इन्हीं को विशेष करके ध्यान रखना है, ताकि आप 4 नंबर को कैसे हल करना है हल कर जाएं। आइए मैं पढ़ता हूँ, और इसको मैंने खुद से आंसर किया हुआ है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर कुछ शब्दों को हेरफेर कर सकते हैं। आइए ध्यान देते हैं। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल ऊपर से छट जाती है। देखिए सबसे पहले तो सवाल आता है कि प्रसंग और अभिप्राय का क्या मतलब होता है। देखिए प्रसंग की बात आ जाए तो ये बताना होता है कि जो पंक्ति दी गई है ये किस प्रसंग में बात की गई है, यानी किस संदर्भ की बात की गई है। ये पंक्ति ली कहाँ से गई है और इस पंक्ति का उद्देश्य क्या है, ये कहाँ पंक्ति बताई गई है, कहानी में कहाँ आई ये पंक्ति, वही प्रसंग है। और इसी को व्याख्या करना होता है। अभिप्राय का मतलब इसके बारे में बताइए, व्याख्या करिए, इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है ना, यही इतना अर्थ है, समझे। आइए हम देखते हैं प्रसंग इसको कैसे लिखते हैं, सब प्रसंग कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे करते हैं, मर्म क्या होता है, ये सब इसी फॉर्मेट पे आपको हमेशा किसी भी चैप्टर से आंसर करना है। देखिए तो ये तो आपका हो गया सवाल, पंक्ति दे दिया बीच से। संदर्भ लिखना होता है, जब भी उत्तर लिखे ऐसे परीक्षा में जो पेपर आ जाएगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर नंबर डालना है, प्रश्न नहीं उतारना, कभी भी डालिएगा प्रश्न नंबर 11, फिर एक लाइन यहाँ से छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लाइन छोड़ना है, फिर उत्तर लिखना है। और उत्तर जब लिखिएगा ना तो उत्तर लिखकर और कोष्ठ में लिखिएगा 11 का, अगर ये क दिया, 2 दिया ऑप्शन में, मान ली क और ख दिया रहता है, तो क दिया है तो मान ली उत्तर लिखिएगा और क कोष्ठ में लिख के और फिर डैश देके और एक लाइन यहाँ से छोड़िएगा, फिर यहाँ से उत्तर नीचे से लिखना शुरू करिएगा।
सवाल नंबर और उत्तर नंबर बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखना चाहिए सबसे ऊपर। या तो ये पेपर में, ये जो पेपर हुआ, पेपर को बीचों बीच में यहाँ ऊपर लिखना है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, या साइड में लिखना है, तो क्लियर पता चलना चाहिए कि लिखे हुए हैं आप। थोड़ा सा गला खसखसाया हुआ है, तबीयत ठीक नहीं है। क्लियर हो रहा ना कुछ चीज़ों को। तो देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आप देखिए अपने पासपोर्ट वाला जो टारगेट है, जो पासपोर्ट हैं की हैं, वहाँ पर इन चीज़ों को ज़्यादा डिफाइन नहीं किया हुआ है। मैंने सब जगह एनालाइज किया, देखा, सर्च किया। मैंने कहा कि यार क्या मतलब ये सब, मैं अगर, तब मैंने सोचा कि भाई जो चीज़ है आपको सही चीज़ देना ज़रूरी है। परीक्षा में नंबर कम क्यों आते हैं? क्योंकि आपने सही चीज़ तो लिखा नहीं है। पासपोर्ट में जहाँ देखिए सब आंसर जैसे तैसे दिया हुआ है, कितने शब्दों में देना उनका भी वहाँ पर लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है। तो देखिए जब भी 4 नंबर का प्रश्न है ना, तो आपको 100 नंबर में 100 शब्दों में कम से कम आंसर देना, यानी एक पेज में हार्डली कुछ ही पंक्ति नीचे छूट सकती है, क्योंकि एक पेज A4 साइज का होता है, 150, तो ऐसे ही शब्द आटेंगे उसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा करना है कि एक पेज में आपको इसका आंसर देना है, मतलब कुछ पंक्तियों को छोड़ देना है, यानी 100 शब्द तो ज़रूर लिखने हैं आपको। और कैसे, देखिए ये फॉर्मेट बहुत काम का है, इसलिए आपको ध्यान देना है। आप कहेंगे इतना क्यों समझाते हैं, सवाल जवाब बताइए ना। देखिए सवाल का जवाब तो कर लेंगे, लेकिन फॉर्मेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप फॉर्मेट समझ जाएंगे ना, तो कम भी लिखेंगे ना, नंबर आपको पूरा मिलेगा। साफ सुथरा लिखना है। सबसे पहले उत्तर लिखना है, यहाँ पर ऐसे उत्तर लिख लिए, नीचे लिखना है संदर्भ। जैसे मैंने यहाँ पर संदर्भ लिया, यहाँ नहीं, उत्तर के नीचे यहाँ संदर्भ लिखना है, डैश देना और लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 की कहानी, अगर कहानी है तो कहानी, निबंध है तो निबंध लिखना है। ठीक है, यहाँ पर उसने कहा था से ली गई है, जिसका कहानीकार कौन है, जिसके कहानीकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप देना है। ये क्या हुआ, संदर्भ, यानी जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, ये संदर्भ हो गया। संदर्भ का यही अर्थ होता है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। एक चीज़, राइटर का नाम मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ये आपका नंबर बढ़ा देता है। दूसरी बात, इसी में राइटर के बारे में एक पंक्ति ज़रूर लिखना होता है। आप जहाँ भी देखिए कहीं नहीं मिलेगा आपको आंसर, लेकिन क्यों, मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं हिंदी से MA हूँ, आगे मैंने हायर एजुकेशन लिया हुआ है और आगे मेरी पढ़ाई चल रही है, तो मुझे मालूम है कि कैसे चीज़ों को लिखना होता है। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए अब उसके बाद राइटर का नाम लिखिए, राइटर के बारे में एक पंक्ति ज़रूर आपको लिखना है, क्योंकि यही आपका वेटेज बढ़ाएगा। देखिए अब गुलेरी जी के बारे में तो लिखना है कि गुलेरी जी द्विवेदी युग के एक सार्थक लेखक है, और ये एक पंक्ति दिया हुआ है आपके भाई पाठ से ही, ये पंक्ति मैंने उठाया हुआ है, तो ये लिखना है। अगर ये नहीं मालूम है तो ये लिखिएगा कि ये एक बहुत गुलेरी जी एक सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं, निबंधकार हैं, जो लिखना है इनके बारे में एक पंक्ति लिख दीजिए। उसके बाद पैराग्राफ वहीं पर एक चेंज करना है, नीचे यहाँ पर छोड़ देना है, फिर वहाँ से लिखना है प्रस्तुत पंक्ति, जो पंक्ति का जो मर्म है, अभिप्राय है, इसको लिखना होता है। ठीक है, इस पंक्ति के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना है। अगर राइटर पूरा, एग्जामिनर पूरा नहीं देखा आपका आंसर, तो ये देख के समझ जाए कि हाँ आपने ये सही चीज़ पकड़ा हुआ है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति जो है, प्रस्तुत पंक्तियाँ या पंक्ति उस समय की है। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ होता है, एक तो संदर्भ होता है और एक प्रसंग होता है। ठीक है, संदर्भ है, तो ये जो संदर्भ मैंने दिया है ना, तो संदर्भ में ही प्रसंग, ये प्रसंग किस प्रसंग में आया हुआ है बताना है, तो इस पंक्ति का थोड़ा सा ब्रीफ करना होता है। तो लिखिए प्रस्तुत पंक्ति जो है उस समय की है जब लहना सिंह, यहाँ डैश दीजिएगा, लहना सिंह घायल हो जाता है और बोधा सिंह को अस्पताल ले जाया जाता है। उसी समय लहना सिंह वजीरा सिंह की गोद में पड़ा है और अतीत की यादें सपने बनकर सामने आने लगते हैं। आपको मालूम हो गया, इससे क्लियर हो गया कि ये पंक्ति कहाँ से है ना। अब इसकी जो अभिप्राय है पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, आप नेक्स्ट स्लाइड पर आके देखते हैं इसका अभिप्राय, क्योंकि दिखेगा नहीं आपको। हाँ बताइए कि स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिखता हो तो क्या करिएगा, अपना क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा बोर तो नहीं हो रहे हैं ना आप, क्योंकि देखिए चीज़ों को समझाने पड़ेगा ना। अगर आज समझ लेंगे तो फिर आपको ज़िंदगी भर समझने की ज़रूरत नहीं है, यही मेन ज़रूरत है, समझ लेंगे तो। बाकी तो आंसर तो आप जो कुछ भी लिखिए, समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसका व्याख्या कैसे लिखना है, और बहुत मतलब मैंने बोला ना 100 शब्दों में ज़रूर आपको करना है, कम से कम 100 नहीं तो 80 तो करेंगे ना। आइए व्याख्या लिखना है, या चाहे अभिप्राय लिखिए चाहे व्याख्या लिखिए, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, लिखना है प्रस्तुत पंक्तियों का अभिप्राय है कि जब लहना सिंह
मैं पढ़ रहा हूँ, आंसर यही है। जब लहना सिंह मृत्यु के करीब रहता है तो उसे भी अपने बचपन के दिन दृश्य बनकर घूमते हैं कि कैसे वो एक 8 साल की लड़की से अमृतसर के बाज़ार में मिलता है और पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। एक लंबे, ठीक है, ये दृश्य उसके सामने आ रहा है, एक बाजार का दृश्य आ गया कि पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। फिर पूछता है एक लंबे, फिर कहानी आगे बढ़ती है, दृश्य एक लंबे समय यानी 25 वर्ष के बाद, 25 इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, ऐसे हिंदी में डिजिट सही नहीं होता है, यहाँ 25 लिख लीजिएगा आप वर्ड में। 25 वर्ष के बाद वो अपने बचपन का प्यार से मिलता है, बचपन के प्यार से मिलता है, कहा नहीं के प्यार से मिलता है, जो अब सूबेदारिन होती है, यानी वही सूबेदारिन बन गई रहती है जबकि वो बचपन में प्रेम हुआ रहता है इसी से। इतना क्लियर हो रहा है? ये सब दृश्य बनकर उसका सामने आ रहा है। फिर दृश्य कौन सा था? फिर वह सूबेदारिन उसे अपने बेटे यानी बोधा सिंह और अपने पति हजारा सिंह की रक्षा की प्रार्थना करती है। 3 बात इसमें, 3 दृश्य आ गया। उसे उसके द्वारा अपने बेटे के जन्मदिन पर लगाए गए आम का पेड़ याद आता है, ये चौथा दृश्य आ गया। यही अभिप्राय है उस पंक्ति का, मतलब यही है कि यही सब चीज़ें घूम रही हैं उसके सामने, आंखों के सामने स्वप्न बनकर। ठीक है, इस तरह बीती घटना एक एक करके सामने आने लगती हैं। सारे दृश्य उसके क्या है, दृश्यों के रंग क्या है, साफ हो जाते हैं। ये मैंने वही पंक्ति, उसी पंक्ति के यहाँ पर कॉपी कर दिया, आपको ऐसे ही चला के करना है। साफ हो जाते हैं, समय की धुंध उस पर से बिल्कुल छट जाती है। तो आप इस तरीके से देख लिए कि कैसे आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ में वही सप्रसंग कैसे लिखना है उसी में, ठीक है, कैसे एक पैराग्राफ चेंज करके फिर इसका मर्म है या अभिप्राय है या व्याख्या है, ऐसे आपको लिखना है। क्लियर हो रहा ना चीज़? आपको ऐसे ही आंसर देना है। और जो पीछे एक सवाल हमने छोड़ दिया है ना कि निमोनिया जो होता है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते, तो आपको आंसर ठीक ऐसे ही करना। अगर वो 4 नंबर का प्रश्न पूछ दे तो ये सेम फॉर्मेट अपनाना, यहाँ तक तो सेम लिखना है, यहाँ तक सेम लिखना है आपको, फिर उसके बाद अपना बढ़ाना है। अब देखिए 11 नंबर में आप देखेंगे आपके चैप्टर में ये प्रश्न है, क नंबर, अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने इसे लगाया था। ये पंक्ति जब लहना सिंह बीमार पड़ा रहता है, यानी उसको गोली लगी रहती है और मृत्यु के करीब है, तो ये पंक्ति आती है और कहानी के 5वें खंड में ये पंक्ति आती है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मर्म पूछे, ठीक है, अभिप्राय पूछे, या इसके जगह इसी पंक्ति को देख के पूछे सब प्रसंग व्याख्या बताइए, तो आपको सेम इसी फॉर्मेट में जवाब देना है ना। ये 4 नंबर का प्रश्न है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला सवाल, ये सवाल और आगे 2-3 सवाल आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ज़रूर याद रखना है। बनेगा तो बनेगा, निश्चित बनेगा। देखिए, और ये कोई बड़ी तोप नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, एक बार केवल पढ़ लीजिए समझ में आ जाएगा। देखिए इसको आंसर कैसे करना है, ठीक वैसे लिखना है। मर्म पूछे तो आप यहाँ पर संदर्भ लिख सकते हैं कि ये पंक्ति क्या है, संदर्भ, यहाँ पे संदर्भ का मतलब है कि ये पंक्ति किस संदर्भ में आई है, तो ये पहले वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो आइए लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2, ये मेंशन क्यों करना है, ये सब मालूम चल जाए, एग्जामिनर को मालूम चल जाए कि अच्छा ये गोधली भाग 2 की कहानी है, इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है। नहीं भी लिखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन इतना लिखना ज़रूरी है ताकि आपका नॉलेज का भी पता चल जाएगा। कहानी उसने कहा था, सेम वही कॉपी करना, शीर्षक की है, यस से ली गई है। इस कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कॉमा दे देना है। जब लहना सिंह मृत्यु के करीब है तब बेहोशी में वजीरा सिंह को ही अपने भाई कीरत सिंह जानते हुए उससे कहता है कि अब की यह आम खूब फलेगा, कहता है कि अब की यह आम खूब फलेगा जिसे तुम अपने भतीजे के साथ बैठकर खाना, है ना। इसको लिखना, ये बात कही जा रही है। ये सच बताऊं तो इस पंक्ति को ना सुनते सुनते ना मेरे आँख भर गए थे। ये कहानी अजीब है, आपको रुला देगी ये कहानी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो ज़रूर पढ़िएगा, या फिर हमारी क्लास पीछे वाली ज़रूर देख लीजिएगा, दूसरी क्लास। अब इसका मर्म क्या है भाई, देखिए मैंने लिखा ना व्याख्या पूछे भाव मर्म, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। देखिए बहुत इमोशनल कहानी है ये, और ये सीन भी बहुत इमोशनल है। देखिए होता है
इसका मर्म बताइए, इसका मर्म मतलब इसका अंदर क्या बात है, ये कह क्या रहा है। लहना सिंह गांव का एक ईमानदार, कर्मनिष्ठ, वादे का पक्का तथा स्वप्नशील व्यक्ति है। स्वप्नशील का मतलब स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है। ठीक है, ईमानदार तो है ही, इसमें दो राय नहीं है, कर्मनिष्ठ है ही, वादे का पक्का भी है। ये एक विशेषता लिख दें शुरुआत करने के लिए। फिर लिखना है, देखिए मैंने यहाँ से शुरू होता है। जब वह युद्ध के मैदान में होता है तब वजीरा सिंह से कहता है कि मेरा डर मत करो। देखिए एक सीन ऐसा आता है कि जब बोलता है वजीरा सिंह के, देखो भाई तुम लहना सिंह को अपना जर्सी दे रहे हो, अब इतनी ठंड पड़ रही है, तुमको ठंड लग जाएगी, फिर निमोनिया हो जाएगा, तुम मरोगे, तो तुमको जो नहर के पास जो ज़मीन मिलती है ना, दफनाया जलाया, तो वो मिलेगा भी, नसीब भी नहीं होगा। यहीं पर देखो क्यों नहीं होगा, अरे भाई युद्ध में आप मर जाओगे तो कैसे मिलेगा, तुमको ले जाएगा नहीं जाएगा गांव पर वहाँ दफनाने। हाँ लेकिन युद्ध से बचोगे, यहाँ से बचने के बाद, ठंड से बचने के बाद गांव जाओगे, वहाँ पर चैन की मृत्यु लोगे, मरोगे, तब जाके वहाँ अपने धरती पे ज़मीन पर गड़ोगे या जलोगे, जो कुछ भी होता है क्रियाकर्म होगा, ऐसे होगा। तो उसका वही तात्पर्य है। तो उस वक्त ये पंक्ति आती है, तब ये बात कहता है, तब कहता है वजीरा सिंह से कहता है लहना सिंह, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत की गोद पर सर होगा और मेरे हाथ का लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये देखो लहना सिंह की क्या है ना भाई, यही मेन इच्छा थी कि उसकी मृत्यु हो तो ऐसी स्थिति में हो। ये एक क्लियर हो गया पंक्ति से। बट इस चीज़ को आगे देखिए कैसे लिखा गया, मैंने आगे लिखा है, इससे ही पता चलता है कि यही उसकी अंतिम इच्छा थी। इसलिए वह मृत्यु के करीब होने पर, इसलिए जब वो मृत्यु के करीब होता है, ठीक है, तो बेहोशी में उसे ऐसा लगता है कि वह अपने भाई कीरत सिंह की गोद में है और आम के पेड़ पर इस बार मंजर जो है, मोजर हम लोग बोलते हैं जिसको, लगने वाला है, जो उसके जाने के बाद चाचा और भतीजा यहीं बैठकर आम खाएंगे, उसको ऐसा लगता है। क्लियर हुआ चीज़। ये पंक्ति एक तो बता दे कि पंक्ति कहाँ से आई है। इसकी दिली इच्छा थी कि भाई ऐसा हो मेरे साथ, और जब आपको यही इच्छा है तो अंतिम समय में यही उसको याद आता है, उसको लगता है कि हाँ मैं अपने कीरत भाई, जबकि ऐसा है नहीं, वो तो वजीरा सिंह के गोद में है। तभी तो वो कहता है ना, बेहोशी में, देखो बेहोशी में ऐसा लगता है कि वो अपने भाई कीरत सिंह के गोद में, जबकि वो किसके गोद में, वजीरा सिंह के गोद में है। क्लियर हो रहा है आपको। बस यही आपको आंसर करना है, और बिल्कुल ये आपके अपनी भाषा में, आप अपनी भाषा में इसको खुद कर लीजिएगा और इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। समझ रहे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल आपको 3-4 जो सवाल हैं ये आने वहीं वाले हैं, इसमें से कोई आ जाए, हम तय कर देंगे कि कौन आएगा, फिक्स तय करेंगे बाद में, बट अभी इसको सबको देखना है। 11 नंबर देखते हैं, ख। ठीक है, क देख लें 11 का, अब ख देखिए। और अब जाओ, देखिए ये, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ये अब इसका मर्म बताना है, तो ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि पंक्ति कहाँ आई थी, कहानी में कब आई थी, कौन कहा था, किससे कहा था, किस दृश्य में कहा था, खंड में। तो देखिए इसको हम कहानी में यहाँ पर पढ़ते हैं, आगे आंसर देखते हैं। यहाँ पर लिख देना है, संदर्भ लिख देना है। ये नहीं लिखने का मन हो तो मत लिखिएगा, बट ये तो लिखना पड़ेगा ना, ये बताना पड़ेगा कि पंक्ति आई कहाँ से, किस संदर्भ में है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ पुस्तक गोधली भाग 2 की कहानी, सेम वही फॉर्मेट, उसने कहा था शीर्षक की है। इस कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इतना लिखना है, थोड़ा सा चेंज करना है पैराग्राफ। युद्ध में लहना सिंह को पसली में गोली लगी रहती है, पर घाव ज़्यादा होने के बाद भी इलाज के लिए आई गाड़ी पर खुद नहीं जाकर बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को भेजता है और उपरोक्त पंक्ति कहता है। यानी ये जो पंक्ति कब कहता है, जब युद्ध समाप्त हो जाती है, गाड़ी आई रहती है इन लोगों को ले जाने के लिए हॉस्पिटल, बट हजारा सिंह कहते कि नहीं ठीक है, मैं कोई उतना ज़्यादा घाव नहीं लगा है, बोधा सिंह और हजारा सिंह आप दोनों जाओ, आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। लेकिन हजारा सिंह कहता है कि नहीं तुम भी चलो मेरे साथ, तुम भी चलो। तो ये नहीं मानता है, बोलता है कि मेरे साथ तो वजीरा सिंह है ना, मैं ठीक हूँ। पर ठीक तो रहता नहीं है बेचारा, घाव लगी है इसको ज़ोर से। बट ये दोनों को भेजता है, किसको, बोधा और हजारा सिंह को भेज देता है, और तभी जाते भेजते समय यही पंक्ति बोलता है, ये वाली पंक्ति बोलता है। तो इसका अर्थ क्या है भाई,
अब इसका मर्म क्या है हम आगे स्लाइड में देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मर्म है तो मर्म लिखिएगा, भाव देगा तो भाव लिखिएगा, व्याख्या लिखिएगा। देखिए, लहना सिंह जब सूबेदार के घर, अब देखिए इसका मर्म, देखिए ये कहाँ मर्म क्या है इसका। लहना सिंह जब सूबेदार के घर सूबेदारिन से मिलता है तब उसे पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसे अमृतसर के बाजार में प्रेम हुआ था। क्लियर? ठीक है, तब सूबेदारिन लहना सिंह से एक ये चीज़ क्लियर होता है। तब उस समय फिर वो आगे उसी टाइम फिर वो कहती है सूबेदारिन लहना सिंह से अपने बेटे बोधा और पति हजारा सिंह की युद्ध में रक्षा के लिए प्रार्थना करती है, याचना करती है, भिक्षा मांगती है, भीख मांगती है कि मेरे पति को और बेटे की रक्षा ज़रूर करना। ये चीज़ क्लियर, दो चीज़ यहाँ पर। ठीक है, तब से लहना सिंह उसी वादे को निभाने के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगाकर युद्ध में बुखार से पीड़ित बोधा सिंह और हजारा सिंह को मरने से बचाता है। यही तो मर्म है इस पंक्ति की, है ना। इसलिए वो हजारा सिंह से कहता है कि उससे कह देना मतलब जब पत्र लिखना या फिर जाना घर तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था मैंने वो कर दिया। समझ गए ना मर्म? मर्म मतलब ये कहानी आई का, इसके पीछे का मर्म बताना, मर्म मतलब इसके पीछे की घटनाएं बताना है कि ये आखिर ये पंक्ति ऐसा क्यों कहा। उसने कह दिया भाई, उससे कह देना कि जो कहा था कह दिया, तो मर्म जानेंगे तब ना, तो यही मर्म है। यानी उसको मालूम है कि ये जब मेरी प्रेमिका है तो भाई कोई प्रेमिका की अपनी बात कैसे टाल सकता है ना। समझ गए? क्लियर हो रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है वो दोनों, और एक पीछे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको 4 नंबर का कन्फर्म है। और ये जो है ना 1/11 में ग नंबर है नहीं, ये ग नंबर है नहीं, मैंने नोट किया क्योंकि 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो भाग भरोसे से अगर वो दोनों नहीं देता है तो ये निश्चित इस बार देगा 2025 में 4 नंबर में ही देगा। तो आपको ठीक उसी फॉर्मेट में लिखना है। क्या सवाल है भाई? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये बहुत खतरनाक लाइन है, आपको मालूम होना चाहिए, और ये बहुत अनुभव की भी बात है। आप देखे होंगे घोड़ा का जो मालिक होता है ना, देखिएगा रोज़ उसको ना मालिश करता है, हाथ पैर उस पर फेरता है, घोड़े पर उसको एक्टिव रखता है और कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा दौड़ाता घुमाता है। या फिर आप देखेंगे जो घोड़ा का जो घोड़ा सैनिक होता है तो उन लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस में रखा जाता है। तो उसी अनुभव से ये कह रहा है। ये कौन कह रहा है भाई? ये पंक्ति किसकी है? मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूँ और इसका उत्तर स्वयं करना है आपको पिछले उत्तर के अनुसार। बट कैसे लिखना थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। आपको लिखना है, देखिए लिख दें कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ कहाँ से हैं, बस इसका हम भावार्थ मर्म बता रहे हैं। देखिए, वजीरा सिंह जब युद्ध के मैदान में, वजीरा सिंह और लहना सिंह ये युद्ध के मैदान में 3-4 दिन से लगातार खड़े हैं। ठंड की कड़ाके की ठंड पड़ रही है बट कोई चहल पहल नहीं हो रही है। तो ये लोग, तभी वजीरा सिंह बोलता है कि यार एक तो युद्ध नहीं हो रहा है, बैठे बैठे हम लोग बोर हो रहे हैं, ऐसा अगर इजाज़त मिलता तो मैं तो जाकर अकेले सबको छक्का छुड़ा देता। ठीक है, वजीरा सिंह कहता है, ठीक है, क्योंकि वो फिर एक कहानी बताता है पीछे के। मैंने तो एक बार ना तो संगीन बांधकर मैंने ना अकेले जर्मन सिपाहियों को बहुत कुछ दूर तक खदेड़ रखा था। तब तक फिर मेरा जो है ना सीनियर बुला लिया पीछे। ये वजीरा सिंह बोल रहा है कि पीछे बुला लिया, नहीं तो मैं छक्के छुड़ा दिया रहता। तो उसी टाइम ये पंक्ति बोलता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है। तब ये कहते हैं यार अगर इस तरह से खड़े रहें तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हम पहल हम ही को खुद करना पड़ेगा, युद्ध में आगे हम ही को बढ़कर जाकर लड़ना होगा चाहिए। क्योंकि देखिए बिना फेरे घोड़ा क्या है, बिगड़ता है। अगर घोड़े की मालिक अगर उसको हाथ उस पर नहीं फेरे, उसको दौड़ाए नहीं तो घोड़ा क्या है, वो एक्टिव नहीं रहेगा, बिगड़ जाएगा, फिर वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पाएगा। ये आपको ऐसा अपने लैंग्वेज में लिखना है। उसी तरीके से यानी हम सिपाही लोग अगर युद्ध के मैदान में इसी तरीके से खड़े रहें ठंड के, तो एक तो कड़ाके के ठंड में हम लोग ऐसे ही निपस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, ठीक है, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अंततः हम यहीं खड़े के खड़े रह जाएंगे, युद्ध में कहीं हार भी सकते हैं। तो यही कहता है कि इससे बढ़िया है कि किसी दुश्मन के इंतज़ार करने से पहले कि हम जाकर खुद हमला करें। समझ गए ना? तो यही मेन चीज़ है और आपको यही लिखना है। अगर इस तरीके से हम लोग नहीं कुछ करते हैं तो हम लोग बिना काम के रह जाएंगे, निकम्मे की तरह हो जाएंगे। तो आपको यही सब लिखना है, ठीक है। बिना लड़े सिपाही का जो घोड़े वाला हाल होता है वही हमारी भी हाल हो जाएगी।
आपको खुद से आंसर लिखना है। बट जब रिवीजन करेंगे ना, इन सवालों को भी मैं एक बार फिर से आंसर करूँगा जब रिवीजन करेंगे। बट ये मेरे तरफ से आपके लिए टास्क है, टास्क ये इम्पोर्टेंट है। अब 13 नंबर में प्रश्न देखते हैं। ये देखिए 2024 में 2020 में ये प्रश्न बन गया है। क्या भाई उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या? ये 2 नंबर, वर्णन नहीं आया, बस ये 2 नंबर में प्रश्न बना हुआ है। 2 नंबर में 2 बार प्रश्न ये आ चुका है और आएगा तो 2 ही नंबर में। तो आपको इसमें लिखना है केंद्रीय भाव क्या है। आइए सीधे देखते हैं। कैसा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे ना? हैं? एक बार ये समझ जाइए, बाकी फिर जब भी होगा तो दिमाग में रहेगा आपको। देखिए आंसर सब लोग किया हुआ है, बट आपको अपने लैंग्वेज में कैसे करना, हम लोग इस क्लास का मेन मकसद यही है कि यही सीखना है। शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति, अगर ये भी नहीं लिखेंगे तो स्वाभाविक अभिव्यक्ति इस कहानी का केंद्रीय भाव है, इतना ज़रूर लिखिएगा। और ये पंक्ति आप देखे होंगे, मैंने जो पहली क्लास करवाई थी इससे लेकर, तो उसमें भी ये बताया था। ये कई बार इस पंक्ति को ही आप लिख देंगे तो केंद्रीय भाव पता चल जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में अगर कहें, ये एक विद्वान रहे, इतिहासकार रहे, हिंदी साहित्य को इन्होंने वैज्ञानिक, प्रमाणिक वैज्ञानिक इन्होंने काल विभाजन किया हुआ है। तो ये बहुत चर्चित एक इतिहासकार हैं, विचारक हैं। तो इन्होंने इस पर टिप्पणी किया था, कहा था कि इसको थोड़ा सा आसान भाषा में मैंने लिख दिया है। उसने कहा था मैं पक्के यथार्थवाद के बीच चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष, जो भावुकतापन है इसमें बहुत ज़्यादा उत्कर्ष रूप में है, अत्यंत निपुणता के साथ प्रकट किया गया है। कहानी के भीतर से प्रेम क्या है, प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झलकता है, झांक रहा है, केवल झांक रहा है, ऐसा नहीं है कि निर्लज्जता के साथ पुकार रहा है। ठीक है, इसमें प्रेम का जो वो उदात्त रूप दिखाया गया है, प्रेम का वो शुद्ध स्वर्गीय रूप दिखाया गया है, बस दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि रो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ अनर्गल बातें कह दी गई हैं, ऐसा नहीं कि प्रेमी रो रहा है कि तुम मेरी प्रेम हो, तुमको मुझसे बचपन में प्रेम हुआ था, फिर 25 साल के बाद तुम मिली हो, नहीं चलो तुम मेरे साथ रहो, कहाँ थी, कैसे थी, ऐसा कुछ नहीं, रोना धोना कुछ नहीं है। यही तो इस कहानी की अमर तत्व है। अमर तत्व यही इस कहानी की है कि भाई वही शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये निर्लजता के साथ पुकार नहीं रहा या करा भी नहीं रहा कि बताओ तुम कहाँ चली गई, बचपन में तुमसे प्रेम हुआ था फिर दोबारा मिले नहीं, करा भी नहीं रहा है। ठीक है। कहानी में कहीं प्रेम की निर्लज्जता भी नहीं है। ठीक है, चतुरता भी है, चतुराई भी नहीं है। ठीक है, चतुराई का मतलब अरे होता ना कि जैसे आजकल के प्रेम में देख ही रहे हैं, ज़्यादातर तो चतुराई ही चल रहा है कि कैसे उसको अपने जाल में फंसा लेना है, तो वो भी नहीं है। वेदना की विभत्स से, ठीक है, विभत्स माने घृणा करने वाली बात भी इसमें नहीं दर्ज की गई है। तो यही इस कहानी का क्या है, केंद्रीय भाव है, मूल तथ्य यही है। कहानी आराम से ही क्या करती है, पाठक को क्या है, प्रेम के अपने रूप में बांध कर रखती है, यही तो मेन भाव है। बस आएगा तो 2 नंबर में आएगा वो सवाल। ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है तो नहीं आएगा इस बार। जो आएगा मैं बता दे रहा हूँ। ये कहानी देखिए इस बार ज़्यादा से ज़्यादा संभवतः है कि ये आए, और आएगा तो 5 नंबर में आएगा। दोस्त सारांश तो मैंने दोनों क्लास में बताया हुआ है, बट इस सारांश को आपको नोट करना ज़रूरी है और करिएगा। मैं केवल पढ़ूंगा और इसको लिखने में बहुत टाइम लगा है, मेरे को टाइप करना होता है तो टाइम ज़्यादा जाता है, और ये कमाल का है सारांश। आपको इसको पढ़ के समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। बस हम लोग रीडिंग करते हैं। देखिए आंसर लिखना है। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा। देखिए कोई भी कहानी का या निबंध का सारांश लिखना होता है ना, तो उसको बारे में उसकी थोड़ी सी उसके बारे में बात करना ज़रूरी होता है। जैसे ये उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइटर का नाम जी की है, एक अमर रचना है। इस कहानी में शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उसकी स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। एक कहानी के बारे में बात हो गई, अब इसकी जो सारांश है उसकी बात, इसका जो सारांश है उसका हम बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। कहानी अमृतसर के बम्बू काट बाजार से शुरू होती है। कहानी अब थोड़ा सा हम रीडिंग कर रहे हैं, आप केवल ध्यान दीजिएगा। कहानी अमृतसर के बम्बू काट बाजार से शुरू होती है। बाजार में 12 वर्ष का लड़का लहना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाता है। फिर ये दोनों एक दुकान पर सामान लेने जाते हैं, यानी सामान खरीदते हैं। वही लहना सिंह लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई यानी मंगनी हो गई, तेरी कुड़माई हो गई।
तो लड़की शर्मा कर, ठीक है, शर्मा कर, यहाँ लड़की शर्मा कर कहती है धत, और धत कहती हुई वो भाग जाती है। इस तरह कई बार मिलने के बाद फिर एक दिन लहरा सिंह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की कहती है हाँ, कल हो गई। देखते नहीं, यह रेशम के फूलों वाला सालू। यह सुनते ही लहरा सिंह का दिल टूट जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है और आगे लिखना है। इसमें जब सारांश पूछता है तो कम से कम आपको ना 150 शब्द में तो लिखना ही पड़ेगा। तो आप आगे लिखिएगा। इसके बाद कहानी सीधे 25 वर्ष बाद युद्ध के मैदान से शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। फ्रांस की तरफ से बर्लिन यानी जर्मनी के खिलाफ यानी विरुद्ध लहरा सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह लड़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको मेंशन कर देना है। युद्ध में बोधा सिंह बुखार से पीड़ित है। लहरा सिंह अपनी जर्सी कंबल देकर उसकी जगह कंबल देकर और उसके जगह खुद रात को पहरा देकर उसकी रक्षा करता है। इनके और जर्मन सिपाहियों के बीच घमासान युद्ध होता है। ठीक है, सब कुछ लिखना ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ मेन है वही लिखिए। युद्ध घमासान युद्ध होता है। युद्ध में लहरा सिंह अपनी पलटन के तरफ से अपनी बुद्धि और चतुराई के साथ लड़ता है और जर्मन सिपाहियों को मार गिराते हैं। क्लियर? यहाँ पर युद्ध भी ख़त्म कर दिया हम लोग। लहरा सिंह को गोली लगी रहती है। युद्ध खत्म होते ही घायल सिपाहियों को ले जाने के लिए गाड़ी आती है। लहरा सिंह का घाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट खुद जाने के बाद इलाज के लिए, देखिए, होने के बाद भी इलाज के लिए गाड़ी पर खुद न जाकर बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह को भेजता है और वो हजारा सिंह से कहता है कि उससे कह देना, यानी सूबेदारिन से कह देना कि जो उसने मुझे कहा था, ठीक है, वह मैंने कर दिया। क्लियर? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? यही कुछ लिखना है आपको। 2 स्लाइड में लिख लिए आप। ठीक है, देखिए 50 वर्ड उधर, 50 वर्ड उधर, 100 हो गया और 50 इधर लिखना है आपको। ठीक है, यानी 150। अब बात करते हैं यहाँ पर लहरा सिंह मृत्यु के करीब होता है। उसे अपने बचपन के दिन दृश्य बनकर सामने घूमते हैं कि कैसे वो एक 8 साल की लड़की से अमृतसर के बाजार में मिलता है और पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। एक लंबे समय 25 वर्ष बाद वो अपने बचपन के, ठीक है, अपने बचपन के प्यार से मिलता है जो अब सूबेदारिन होती है। ये सब क्या है? दृश्य बनकर उसके सामने घूमता है। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है और यही तो मेन चीज़ है ना कहानी का, तो इसलिए इसको लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे हम लोग? और फिर वह सूबेदारिन उससे क्या करती है कि अपने बेटे और पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है और लहरा सिंह वैसा ही करता भी है। उसे उसके द्वारा अपने बेटे के जन्मदिन पर लगाए गए आम का पेड़ का भी याद आता है। ठीक है, सपने में बनकर घूमता है और वो बेहोशी में, ये क्या कमाल का ये लाइन है मेरे दोस्त, बेहोशी में वजीरा सिंह को यहीं अपना, देखिए, बेहोशी में वजीरा सिंह को ही अपना भाई कीरत सिंह, किसको मान रहा? देखो, वजीरा सिंह क्या है? सैनिक है। ठीक है, सिंह को ही अपना भाई कीरत सिंह जानते हुए उसे से कहता है कि अब की यह आम फलेगा जिसे तुम अपने भतीजे के साथ खाना। वाह वाह वाह, ये पंक्ति तो रुला दी थी मेरे को। सोचिए, जब आप उस सीन में हैं, वो सिनेमा याद करिए कि एक हीरो घायल पड़ा हुआ है और उसके सामने बीती हुई घटनाएं याद आ रही हैं और वो किसी के गोद में पड़ा है और वो ये नहीं जान पा रहा है कि किसी दूसरे के गोद में पड़ा है, बल्कि इसको ये लग रहा है कि वो अपने भाई के गोद में पड़ा है। वो सीन क्या बना होगा, है ना? तो भतीजे के साथ खाना वो कहता है। फिर कहता है कि फिर कहानी आगे बढ़ती है और अगले दिन अखबार में छपता है कि घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहरा सिंह। और इस तरह से यह फ्लैशबैक में लिखी गई कहानी, यह प्रेम की एक उत्कृष्ट कहानी है, उत्कृष्ट रूप लिए हुए, त्याग से भरपूर, भावुकता की चरम सीमा के साथ हमें, यानी हम पाठकों को बांध देती है। और यहाँ पर समाप्त होता है इस कहानी का सारांश।
उम्मीद है आपको ये सारांश अच्छा, मैंने बहुत मेहनत किया है इसके लिए भाई। आप इसको अपने शब्दों में लिखिएगा, ज़रूरी नहीं होता है, हाँ, बट आपको लिखना है ऐसे ही। और इसमें पैराग्राफ चेंज करना है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, तो लास्ट में यहाँ पर पैराग्राफ आपको छोड़ना है, चेंज करना है। यहाँ पर छोड़ा है तो चेंज करना है। और पैराग्राफ कहाँ छोड़ा जाता है, पैराग्राफ छोड़ने का नियम क्या होता है, हम कभी इस पर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्लास अगर लंबी हो गई होगी तो आप भी फिर कहेंगे कि कितना लंबा क्लास पढ़ाता है ये। तो आज की क्लास में हम देख लिए अभ्यास, और क्या क्या इम्पोर्टेंट रहा मैंने उस पर डिस्कस कर लिया है। 2 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का, और 5 नंबर में पूछेगा तो सारांश पूछेगा, या लहना सिंह के चरित्र के बारे में पूछेगा, विशेषताएं पूछेगा 5 नंबर में। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तब तक के लिए जो टास्क दिया उसको आपने खुद से नोट करिए, बनाइए, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए। लाइव भी आएंगे कुछ, जो हमारे भाई लोग हैं पूछे कि लाइव भी आते हैं क्या, तो मैंने बोला कि नहीं, अभी तो रिकॉर्डेड है, बट लाइव आएंगे। थोड़ा सा आप लोग बढ़ जाए, आप लोगों की संख्या, हमारी परिवार बढ़ जाए, है ना। हमारा परिवार जितना बड़ा होगा तो थोड़ा सा लाइव आने में मज़ा आएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपने इस भाई को प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जो कोचिंग करने जाते हैं वहाँ बताइए कि ऐसी क्लास शुरू हुई है। जय हिंद, जय भारत।